द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों। मैं सागर पांडे आपको आगे अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे अगली वीडियो में नदी अपवाह तंत्र, उसी के आगे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद। अभी हम लोग पढ़े कि अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में छात्रों बांटा गया है। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में पूरे वर्ष नदियों का लगातार अपवाह होता रहता है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मुख्यतः नदियां वर्षा पर ही आधारित होती हैं। हिमालयी नदियां लंबी होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की अपेक्षा थोड़ी छोटी होती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां मुख्यतः किसी बड़ी नदी में मिलकर ही महासागरों में गिरती हैं, किंतु प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर अपने ही नाम से महासागरों में उद्गम के बाद गिर जाती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र में मुख्यतः नदियां, हिमालयी नदी अपवाह तंत्र मुख्यतः नदियां डेल्टा का बच्चों निर्माण करती हैं, और बल्कि प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर ज़्यादातर ये एस्चुरी या जौरनदमुख का निर्माण करती हैं। हम क्रम वाइज पहले हिमालयी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे भारतीय अपवाह तंत्र के तहत, और उसके बाद प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। चलते हम लोग इसमें पहला खंड हिमालयी अपवाह तंत्र की चर्चा करते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र कौन सा बच्चों, कौन सा तंत्र? हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र को, हिमालयी अपवाह तंत्र को, हिमालयी अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रमशः है। हिमालयी अपवाह तंत्र को तीन भागों में बच्चों बांटा गया है, जो पश्चिम दिशा से हिमालय पर पूर्व दिशा में क्रमशः है। जैसे कि सबसे पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र बच्चों, कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। मध्य भाग में आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और पूरब की तरफ ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र को तीन भागों में बच्चों बांटा गया है। हिमालयी अपवाह तंत्र को तीन भागों में, पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बांटा गया है। हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं बच्चों? गार्ज का। हिमालयी अपवाह तंत्र मुख्यतः गार्ज का निर्माण करती हैं। हिमालयी तंत्र में 6 नदियां, हिमालयी तंत्र में 6 नदियां गार्जों का मुख्यतः निर्माण करेंगी, जिनको हम एक शब्द में बोलते हैं कि सिंधु, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, सतलज, अलकनंदा, सिंधु, सतलज, अलकनंदा, सिंधु, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र। ये मुख्यतः नदियां हैं जो गार्ज का या महाखंड का निर्माण करती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र में अपवाह तंत्र को तीन क्रमशः भागों में रखा गया है। सबसे पश्चिमी भाग में सिंधु नदी तंत्र, फिर मध्य में गंगा नदी तंत्र, और फिर पूर्वी भाग में आपका ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है। अब हम इनको हिमालय अपवाह तंत्र की चर्चा करते हैं। सबसे पहले छात्रों हम लोग गंगा नदी अपवाह तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। किसके विषय में बच्चों? गंगा नदी अपवाह तंत्र के विषय में। फिर हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र के विषय में, फिर हम बच्चों चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। और इस प्रकार हम तीनों नदी तंत्रों को पढ़कर हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों के विषय में जानकारी लेंगे, और उसके बाद पुनः हम
हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियों पर बने नदी घाटी परियोजनाओं को भी चर्चा करेंगे। और इसी के अंतर्गत हम हाल ही में फरवरी माह में प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड की भी चर्चा करेंगे। तो हिमालय अफवाह तंत्र में 3 भाग, सबसे पश्चिम में सिंधु अफवाह तंत्र, दूसरा गंगा नदी अफवाह तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे किसका? गंगा नदी अफवाह तंत्र के विषय में। किसके विषय में बच्चों? गंगा नदी अफवाह तंत्र के विषय में। गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी आदि मिलकर ही गंगा अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर गंगा अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं छात्रों। तो सबसे पहले हम नदियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं गंगा नदी के विषय में। किस नदी विषय में बच्चों? गंगा नदी के विषय में। गंगा नदी के विषय में। गंगा नदी तंत्र के विषय में बच्चों चर्चा करते हैं। गंगा नदी सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सांस्कृतिक दृष्टि से गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। हिंदू मान्यता के अनुसार भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है बच्चों, और सांस्कृतिक दृष्टि से गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। अगर हम बात करें गंगा के उद्गम की, किसकी बात करें बच्चों? गंगा के उद्गम की। अब हम थोड़ा सा चित्र से ही समझेंगे इसको। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, पर्वत श्रेणी, पर्वत भाग है, जिसका नाम है संतोपथ। कौन सा बच्चों? संतोपथ। संतोपथ क्षेत्र से नदी निकलती है। 2 नदियां निकलेंगी संतोपथ से। संतोपथ पर्वत से 2 नदियां निकलती हैं। संतोपथ पर्वत से कितनी नदियां बच्चों? 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम बच्चों धौली गंगा, और दूसरे का नाम विष्णु गंगा। कौन सा गंगा बच्चों? विष्णु गंगा। संतोपथ पर्वत से 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम विष्णु गंगा और दूसरे का नाम धौली गंगा। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर, कौन सा प्रयाग बच्चों? विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी, ये 2 धाराएं संतोपथ पर्वत से निकलती हैं, और ये दोनों नदियां विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। अर्थात विष्णु प्रयाग शहर 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसके बाद इस स्थान से जब नदी आगे की तरफ बढ़ती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलने के बाद जब नदी की धारा आगे की तरफ बढ़ती है, तो इस नदी धारा को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा के नाम से, अलकनंदा रिवर, और फॉर बच्चों क्या? रिवर। अलकनंदा रिवर के नाम से जानी जाती है। इसलिए प्रश्न कभी कभी पूछता है कि विष्णु प्रयाग किस नदी के किनारे बसा है, तो आंसर में अलकनंदा नदी आप निशान लगाएंगे। अगर ये नहीं देता है तो देगा विष्णु और धौली गंगा के संगम पर। इसके बाद जस्ट एक शहर बसेगा नंदप्रयाग।
आपका अगला शहर बसेगा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बच्चों? नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद कौन सा? नंद प्रयाग। क्यों? क्योंकि एक नदी नंदाकिनी, कौन सी नदी बच्चों? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी कौन नदी बच्चों? नंदाकिनी नदी विष्णु प्रयाग के जस्ट नीचे नंद प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, और जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? नंद प्रयाग। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलेगी बच्चों तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? विष्णु प्रयाग। उसके बाद एक बद्रीनाथ नामक स्थान मिलेगा। कौन सा बच्चों? बद्रीनाथ। उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम बद्रीनाथ कहेंगे। ये बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी आगे बढ़ेगी और एक शहर मिलेगा जोशीमठ। कौन से बच्चों? जोशीमठ। जोशीमठ शहर अलकनंदा किनारे, जोशीमठ भी अलकनंदा, बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर भी अलकनंदा। नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को बच्चों कहेंगे। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां संगम करेगा उसने हम विष्णु प्रयाग बोलेंगे। कौन सा बच्चों? विष्णु प्रयाग। और उसके बाद एक और शहर गोपेश्वर। कौन सा बच्चों? गोपेश्वर। आगे नदी की धारा बढ़ती है बच्चों, और उसके बाद यहां उत्तराखंड में ही एक स्थान जिसे हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। कौन सा बच्चों? केदारनाथ। कौन सा बच्चों? केदारनाथ। केदारनाथ के पास से ही, केदारनाथ मंदिर के पास से ही, उसी के नजदीक क्षेत्र से ही एक नदी निकलती है, एक नदी आती है जिसे हम मंदाकिनी, जिसे बच्चों क्या हम मंदाकिनी नदी के नाम से, मंदाकिनी रिवर के नाम से पुकारते हैं या उसे जानते हैं। तो मंदाकिनी का उद्गम बच्चों कहाँ से होता है? केदारनाथ से। विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? संतोपद से होता है। नंदाकिनी भी ग्लेशियर से कहीं निकलती है आसपास क्षेत्र से, और मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा मिल जाती है। अलकनंदा नदी विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम के बाद, विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम के बाद इसकी मुख्य धारा अलकनंदा कहलाती है। नंदाकिनी अलकनंदा में नंद प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद एक नदी आएगी इधर से, केदारनाथ से नदी आती है, निकलती, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी, और ऐसे आते हुए आगे की तरफ अलकनंदा की धारा में मिल जाती है। एक नदी और निकलती है पिंडार नदी। कौन नदी बच्चों? पिंडार। ये आपकी एक नदी आती इधर से, पिंडार नदी। पिंडार नदी भी अलकनंदा मिलती है। जहां पिंडार और अलकनंदा, जहां पिंडार नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग के नाम से, उसे हम बच्चों किसके नाम से? कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी की धारा जब आपस में मिल जाती है तो इसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से बच्चों? रुद्रप्रयाग। वैसे भी जहां जब भी कहा जाता है तो मंदा मतलब होले होले या धीरे धीरे, गुस्सा भी व्यक्ति को होले होले धीरे धीरे होता है। तो जहां मंदा होंगी वहां रुद्र जरूर होंगे। तो देखिए मंदाकिनी के साथ क्या होगा बच्चों? रुद्र। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाएगी? रुद्रप्रयाग। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बच्चों बनाएगी? कर्णप्रयाग। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर कौन प्रयाग बच्चों? नंद प्रयाग। विष्णु गंगा और बच्चों धौली गंगा मिलकर कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। आगे नदी बढ़ेगी बच्चों, और जब आगे नदी बढ़ती है तो हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक जिले उत्तरकाशी से। किस जिले की बात करेंगे बच्चों? उत्तरकाशी जिला। ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। कौन सा जिला बच्चों? उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर बच्चों? गंगोत्री। ये गंगोत्री ग्लेशियर
गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है और यहीं के गोमुख से नदी निकलती है। एक धारा आती है जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से बच्चों? भागीरथी। तो भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? गोमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से नदी निकलती है, इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। और भागीरथी नदी में एक नदी ऊपरी सिरे में ही मिलती है, इसको हम भिलांगाना बोलते हैं। कौन सा बच्चों? भिलांगाना नदी। तो भिलांगाना नदी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी से, भागीरथी की। भिलांगाना किसकी सहायक नदी बच्चों? भागीरथी की। और भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है और जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसमें भिलांगाना नदी आकर मिल जाती है। जहां भिलांगाना और भागीरथी नदी का संगम होता है, जहां भिलांगाना और भागीरथी नदी का संगम होता है, वहीं पर टिहरी, वहीं पर बच्चों क्या? टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया बच्चों? टिहरी डैम का। जब नदी भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो उसके कुछ आगे ही, भागीरथी नदी पर कुछ आगे ही एक डैम का निर्माण किया गया है जिसे कोटेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है। जिसे कोटेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है। तो कोटेश्वर डैम बच्चों जब पेपर पूछेगा कोटेश्वर डैम किस नदी पर है तो भागीरथी। भिलांगाना और भागीरथी नदी के संगम पे कौन सा डैम है? टिहरी डैम। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और ये नदी आगे की तरफ अलकनंदा आ रही होती है, क्योंकि विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग के आगे अलकनंदा नदी होती है। ये पूर्णतया से अलकनंदा नीचे की तरफ आ रही होती है और इधर से उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नदी आ रही होती है और ये नदियां आकर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिल जाती हैं और इनके मिलने के संगम को हम देवप्रयाग बोलते हैं। कौन प्रयाग बच्चों? देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग बच्चों? देवप्रयाग। इस देवप्रयाग के आगे ही गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। कौन नदी पड़ता बच्चों? गंगा। गंगा नदी को गंगा के नाम से कहाँ जानते हैं? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में ही जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिल जाती है देवप्रयाग में, तो उसके आगे की धारा को गंगा के नाम से पुकारा जाता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ता है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे बच्चों? देवप्रयाग। अब आप क्रम देख सकते हैं, विष्णु प्रयाग, दूसरा आपका नंद प्रयाग, तीसरा आपका कर्णप्रयाग, चौथा आपका रुद्रप्रयाग और आपका देवप्रयाग। कितने प्रयाग बने हैं उत्तराखंड में नदियों के मुख्यतः? 5। सबसे उत्तर में कौन सा प्रयाग बच्चों? विष्णु प्रयाग। उसके बाद में बच्चों कौन सा? नंद प्रयाग। उसके बाद क्रम कौन सा होगा? कर्णप्रयाग। चौथा क्या होगा बच्चों? रुद्रप्रयाग। सबसे दक्षिण में कौन सा प्रयाग बच्चों? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के आगे ही गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। उससे पहले इसका नाम भागीरथी और एक धारा का नाम अलकनंदा रहता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से ही आगे गंगा होती है और जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? देवप्रयाग। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कितने प्रयाग मुख्यतः? 5। सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे तो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पूछेगा प्रश्न तो क्या कहोगे? विष्णु गंगा और धौली गंगा। फिर पूछेगा नंद प्रयाग बच्चों, तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर बच्चों बात करेगा पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से कर्णप्रयाग। थोड़ी और अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी और फिर एक नदी केदारनाथ मंदिर के पास से क्षेत्र से, केदारनाथ क्षेत्र से नदी निकलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मंदाकिनी। जब मंदाकिनी नदी आगे बढ़ते समय अलकनंदा से मिल जाती है तो कौन सा प्रयाग बनाएगी? रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे मुख्य धारा की तरफ बढ़ती रहती है और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और ये नदी आते आते आगे बढ़ते बढ़ते अलकनंदा से भागीरथी मिल जाती है। कहाँ मिलती बच्चों? देवप्रयाग। कहाँ मिलती बच्चों? देवप्रयाग।
अब आगे गंगा की हम लोग चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे बच्चों? गंगा की। थोड़ा और ध्यान दिया जाए यहाँ पर थोड़ा सा। अब गंगा देवप्रयाग के बाद प्रश्न पूछता है कि कौन सा शहर गंगा नदी की ओर है। देवप्रयाग के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ऋषिकेश। कौन सा भैया? ऋषिकेश। कौन सा शहर भैया? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश किस नदी किनारे बसा है? गंगा। देवप्रयाग के बाद कौन सा स्थान? ऋषिकेश। कौन सा स्थान बच्चों? ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद आपको मिलेगा क्या? हरिद्वार। कौन सा स्थान भैया? हरिद्वार। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद बच्चों क्या मिलेगा? हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ते हुए ये मैदान में गंगा नदी प्रवेश करती है। साधारणतः कभी कभी प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ के बाद प्रवेश करेगी? तो हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। एक बार फिर गौर करेगा। सबसे ऊपर बात किया जाए तो विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग संगम किन किन नदियों से हुआ है? विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियों के संगम से ही विष्णुप्रयाग बना है। आगे नदी की धारा विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से मुख्य धारा का नाम अलकनंदा होता है। अलकनंदा आगे बढ़ेगी और एक नदी नंदाकिनी आती है और वह नंदप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से नंदाकिनी मिल जाती है। तो कौन सा प्रयाग बनेगा बच्चों? नंदप्रयाग। आगे नदी बढ़ेगी। बद्रीनाथ शहर किस नदी किनारे बसा है? अलकनंदा नदी। जोशीमठ अलकनंदा नदी। गोपेश्वर अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी और पिंडार नदी आकर मिल जाएगी और जहां अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है वहां बच्चों कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्णप्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग बच्चों? कर्णप्रयाग। आगे नदी फिर बढ़ती है अलकनंदा और केदारनाथ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या बच्चों? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है और अलकनंदा नदी से मिल जाती है और वहां का प्रयाग कहलाता है बच्चों क्या? रुद्रप्रयाग। फिर पुनः अलकनंदा आगे बढ़ती है और उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से नदी निकलती भागीरथी और यह नदी आगे बढ़ते समय ये पहुंचती देवप्रयाग और वहीं पर अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है। इसके आगे नदी की धारा गंगा कहलाती है। तो ऋषिकेश शहर। ऋषिकेश के बाद बेटा कौन सा? हरिद्वार। तो ऋषिकेश किस नदी किनारे बसा है प्रश्न पूछता है तो आप कहेंगे गंगा। हरिद्वार किस नदी किनारे बसा है तो आप क्या बोलेंगे? गंगा। कौन सा भैया? गंगा। और हरिद्वार प्रश्न कभी कभी पूछता है कि देवप्रयाग गंगा नदी के राइट है कि लेफ्ट है? तो जब भी देवप्रयाग पूछे संगम पर राइट है कि लेफ्ट है? देवप्रयाग शहर है और ये बेटा किधर है? राइट। राइट माने किधर? दाएं बसा है। देवप्रयाग नामक नगर गंगा नदी के दाहिने सिरे पर बसा है। किस शहर पर किधर बसा बच्चों? दाहिने। उसके बाद ऋषिकेश की चर्चा की जाएगी बच्चों और ऋषिकेश लेफ्ट बसा है। किधर बसा है बच्चों? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या? बाएं। ऋषिकेश गंगा के बाएं बसा हुआ है। देवप्रयाग गंगा के दाहिने बसा है। और कभी कभी प्रश्नों में हरिद्वार की बात करता है और हरिद्वार भी बच्चों राइट बसा हुआ है, दाहिने बसा हुआ है। गंगा नदी के दाहिने तट पर कौन बसा है शहर? हरिद्वार। अगर आपसे सिंपल प्रश्न पूछे कि हरिद्वार गंगा नदी किनारे बसा तो है किंतु दाएं कि बाएं, तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों? दाएं बसा है। ऋषिकेश दाएं बसा है, गंगा की बाएं बसा है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? बाएं बसा है। देवप्रयाग अगर बोलता बच्चों किधर बसा है? दाएं की बाएं, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? दाएं बसा है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक पर पुनः। अब हम बात करें, आपसे प्रश्न पूछेगा उत्तरकाशी जिला बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि उत्तरकाशी जिला भारत में माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है। अगर माचिस उद्योग कहा जाए, माचिस उद्योग मुख्यतः भारत में किस जगह? तो उत्तरकाशी जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चा? किस उद्योग के लिए? उत्तरकाशी जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ थोड़ा सा और बच्चों आता है, उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लें तो पुनः आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपसे पूछेगा कि रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के मध्य क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कई बार यूपी SSC, टेट और सुपर टेट इन सब एग्जामों में ये बहुतायत प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न पूछता है कि रुद्रप्रयाग और केदारनाथ दो स्थानों के बीच, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आप बच्चों क्या बोलोगे? मंदाकिनी। पूछेगा देवप्रयाग
और गंगोत्री के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आप बोलोगे क्या बच्चों? भागीरथी। फिर प्रश्न पूछता है आपसे यहाँ पर केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच प्रश्न पूछेगा कि पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाएगी? कर्णप्रयाग। शेष आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर आगे फिर पुनः। आपसे प्रश्न कहा जाएगा, संस्कृत यहां चर्चा की जाएगी कि गंगा का नाम गंगा कहां पड़ा? देवप्रयाग। ध्यान रखिएगा बच्चों, भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी, भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी कौन सा प्रयाग बनाएगी? देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग बच्चों? देवप्रयाग। आगे भागीरथी के बाद मंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा नदी कौन सा प्रयाग बच्चों बनाएगी? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग बच्चों? रुद्रप्रयाग। हम बात करेंगे आगे धौली गंगा प्लस अलकनंदा, या हम कह देंगे विष्णु गंगा। धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा कौन सा प्रयाग बनाएगी? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बच्चों? विष्णु प्रयाग। अगर हम फिर आगे चर्चा करेंगे, फिर प्रश्न आता है यहां पर पिंडार नदी प्लस अलकनंदा नदी, पिंडार नदी प्लस अलकनंदा नदी कौन सा प्रयाग बनाएगी बच्चों? तो ये आपको बनाएगी कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग बच्चों? कर्णप्रयाग। फिर बात करेगा यहाँ पर नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी बच्चों? नंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा नदी प्लस कौन सी नदी बच्चों? अलकनंदा नदी। ये कौन सा प्रयाग बनाएगी? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बच्चों? नंद प्रयाग। ये एग्जाम में बहुत प्रश्न आता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी देवप्रयाग, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा बच्चों रुद्रप्रयाग, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग। कभी कभी विष्णु गंगा ना देकर यहाँ अलकनंदा का ही उल्लेख कर देता है, तो धौली गंगा अगर अलकनंदा भी अगर यहाँ रहता है तो आप आंसर क्या लगाएंगे? विष्णुप्रयाग। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी कौन सा प्रयाग बनाएगा बच्चों? कर्णप्रयाग। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कौन प्रयाग बनाएगा बच्चों? नंद प्रयाग। आगे ध्यान देंगे, हम लोग गौर करेंगे, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे गंगा नदी के महत्व की चर्चा करेंगे। क्या बच्चों? गंगा नदी के महत्व की हम लोग चर्चा करते हैं। गंगा नदी की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। गंगा नदी की विशेषताएं क्या हैं? गंगा नदी की विशेषताएं, गंगा नदी की विशेषताएं, गंगा नदी की विशेषताएं। गंगा नदी की कुल लंबाई, अगर हम इसकी पहली बात करें तो गंगा की कुल लंबाई, तो गंगा नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है, अर्थात 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप किसका उल्लेख करेंगे बच्चों? गंगा की। और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसको हम सादा भाषा में, आसान भाषा में 25 किलोमीटर भी कह सकते हैं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई अगर कहा जाए, गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई, गंगा की सर्वाधिक लंबाई, गंगा की सर्वाधिक लंबाई राज्यों के आधार पर हम बात करेंगे तो सबसे लंबाई कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश। सबसे पहला किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। लगभग कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि गंगा सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो अपना प्रदेश भैया कौन सा? उत्तर प्रदेश। गंगा नदी सबसे ज्यादा किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में। अगर कभी प्रश्न पूछ ले तो कितना किलोमीटर? लगभग
1000 किलोमीटर समथिंग। कितना भैया? 1000 किलोमीटर समथिंग। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी राज्य में प्रवाहित होती है तो वो आपका हो गया दूसरा पश्चिम बंगाल। कौन सा भैया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, लगभग 520 किलोमीटर। भैया कितना किलोमीटर? 520, लगभग 520 किलोमीटर लंबाई है पश्चिम बंगाल में। तो अगर गंगा की लंबाई की दृष्टि से राज्य की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पहला कौन सा राज्य होगा भैया? उत्तर प्रदेश। गंगा सबसे ज्यादा किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान भैया किस कौन सा? पश्चिम बंगाल। और तीसरे अगर हम चर्चा करें तो तीसरा आपका होगा उत्तराखंड। कौन सा भैया? उत्तराखंड। तीसरा आपका राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का तीसरा ऐसा राज्य है जहां गंगा सर्वाधिक लंबाई में फैली हुई है या सर्वाधिक लंबाई में प्रवाहित होती है। तो गंगा सबसे ज्यादा प्रवाहित किस राज्य में होगी भैया? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में किस क्रम में पूछा है? उसके बाद कहाँ लंबाई है? पश्चिम बंगाल। उससे कम लंबाई कहाँ है? उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे। गंगा की कुल लंबाई बच्चों कितना है? 25 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी की सबसे बड़ी विशेषता है यह है कि इसके जल में, गंगा के जल में, गंगा का जल या गंगा के जल में कभी जलीय कीड़े नहीं पड़ते, अर्थात गंगा का जल कभी प्रदूषित नहीं होता, गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है। लेकिन प्रश्न है कि क्यों? इसलिए क्योंकि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज, गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक, गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है। क्या पाया था बच्चों? विषाणु। इसी के कारण, इसी बैक्टीरियोफेज विषाणु या वायरस के कारण गंगा का जल कभी प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन ये करता क्या है? बैक्टीरियोफेज जल में अन्य कीटाणुओं को ये नष्ट कर देता है या खत्म कर देता है। लेकिन लगातार गंगा की रिपोर्ट आ रही है जिससे देखा जा रहा है कि गंगा का जल धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। लेकिन प्रश्न है कि गंगा का जल प्रदूषित हो क्यों रहा है? कॉलीफॉर्म नामक एक जीवाणु है जो गंगा नदी में लगातार बढ़ रहा है। इस कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु के बढ़ने से लगातार बैक्टीरियोफेज विषाणु की संख्या कम हो रही है, जिसके कारण गंगा का जल लगातार बच्चों प्रदूषित हो रहा है। अगर प्रश्न कहता है तो किसके कारण प्रदूषित हो रहा है? तो कॉलीफॉर्म के कारण। आगे शेष आगे कल।